हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज जीरो से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं हिस्ट्री का VVI गेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए हुए थे उन सभी प्रश्नों का आज उत्तर बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब पर, तो आप लोग का फाइनली क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो चलिए बिना समय का बात हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, लघुत्तरी प्रश्न है, 2 से 3 अंक तक स्तरीय प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 अंक तक स्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न है, 2000 एग्जामिनेशन बोर्ड 2022 के लिए संभावित प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बिना समय की बात हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम आपको जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर आप उन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो मुझे भरोसा है कि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है, राष्ट्रवाद क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले के बीच एकता की भावना का वाहक बनती है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले के बीच का क्या बनता है, एकता का वाहक बनता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जी हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। दोस्तों थोड़ा फास्ट में चलेंगे और विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है, जहाँ पे बताने का होगा वहाँ पे अच्छे से बता देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, इसके क्या उद्देश्य थे। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, इसके क्या उद्देश्य थे। जी हाँ, तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, न्यूनतम मजदूर कानून जिसे मिनिमम वेज एक्ट भी कहा जाता है, 1949 में पारित किया गया। न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित किया गया, तो 1949 में पारित किया गया, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव ऐसे आएगा कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, तो आप लोग को ऑप्शन में दिया रहेगा 1949, तो आप लोग सही मार दीजिएगा 1949। देखिए इसका उद्देश्य था कि मजदूरों को उनकी क्षमता के मुकाबले मजदूरी निश्चित हो जाए ताकि कारखानेदार उनका शोषण नहीं कर पाए, यानी कि उसका फायदा नहीं उठा पाए। इसके साथ ही उनके काम के घंटे भी निश्चित किए गए, न्यूनतम मजदूरी इतनी निश्चित की गई जिससे मजदूर न केवल बल्कि अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सके। इतना ही नहीं, इससे कुछ अधिक भी हो इसका भी ख्याल रखा गया। यानी कि न्यूनतम मजदूरी कानून का मतलब यही है कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, तो 1949 में पारित हुआ। इसका शोषण यानी कि जो मजदूर काम कर रहा है उसको अच्छा से अच्छा लाभ मिले, और बल्कि वो अपना मजदूर पेट नहीं भर पाए बल्कि अपने परिवार का भी पेट भर पाए और उससे कुछ ज़्यादा भी कमा पाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। जी हाँ, देखिए तो उत्तर कुछ इस प्रकार है, बिहार में किसान सभा का गठन 1922 से 1923 में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन 1928 के बाद बिहार में किसान आंदोलन का अधिक व्यापक यानी कि उल्टा शक्तिशाली बना जब स्वामी शाहजानंद ने किसान सभा का नेतृत्व करना शुरू किया। यानी कि जब स्वामी शाहजानंद ने किसान सभा का नेतृत्व करना शुरू किया, बिहटा से आरंभ कर सोनपुर होते हुए पूरे बिहार में किसान आंदोलन ने किसानों को जागृत करने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बिहार का आकर किसान आंदोलन को बल प्रदान किया, यानी कि उसे सहायता किया। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुई। कब अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्थापना हुई, तो 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। देखिए जिसमें बिहार के किसानों का बड़ा हाथ था। बिहार के किसान बाकायदा आंदोलन चला रहे थे। जी हाँ, देखिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन जो दिख रहा है उसे भी ऑल पर दबा दीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन
सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। 1929 के आर्थिक संकट के कारणों का संक्षिप्त में बताएं, यानी कि छोटा में बताएं, शॉर्टकट में बताएं। जी हाँ, देखिए 1929 के आर्थिक संकट के कारण स्वयं वही देश थे यानी खुद जिन्हें इस संकट को झेलना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों बाद तक यूरोप के अलावे पूरे विश्व में बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था का काफ़ी विस्तार हुआ। उनकी मुनाफे बढ़ते गए। दूसरे अधिकांश लोग गरीबी और अभाव की चक्की में पीसने लगे। नई तकनीक तथा बढ़ते मुनाफे के कारण उत्पादन तो बढ़ता गया, लेकिन क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि उत्पादित वस्तु के खरीदार गायब हो गए, यानी कि वस्तु खरीदने वाले नहीं थे, यानी कि पैसा कम पड़ गया। लोगों की खरीदने की क्षमता समाप्त हो गई। कृषि उत्पाद की बिक्री भी रुक गई। आर्थिक संकट की यह स्थिति 1929 से 1993 तक रही। 1929 से कब तक रही, तो 1933 तक रही। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। जी हाँ दोस्तों आप लोग का अगर इन सभी प्रश्नों को ओनली पढ़ रहे हैं या पीडीएफ लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम में ग्रुप है नॉलेज 07 क्लास 10th 2022 मिशन लिखा हुआ है, आप वहाँ सर्च मारिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इन सभी प्रश्नों को जरूर ध्यान दीजिए। देखिए आप लोग को अभी तक भी याद नहीं है तो प्लीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि आपका भी क्वेश्चन यही आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, स्पेशली बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए है। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, तो उत्तर कुछ इस प्रकार है। औद्योगिकरण उस औद्योगिक क्रांति को कहते हैं जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होता है। औद्योगिकरण किसे कहते हैं? यानी कि मानव श्रम के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होता है, उसे औद्योगिकरण कहते हैं। लेकिन औद्योगिकरण में उत्पादन बड़े पैमानों पर होता है। बड़े पैमानों पर वस्तुओं का उत्पादन होने के कारण उनकी बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादित माल आसानी से बाजारों तक पहुंचाया जा सके, इसलिए अच्छी सड़कों तथा रेलों की व्यवस्था आवश्यक है। यानी कि जब रेलवे रहेगा, सड़क रहेगा, तब ना औद्योगिकरण यानी कि एक देश से दूसरा देश जा पाएगा। देखिए इन माध्यमों से कारखानों तक कच्चा माल भी पहुंचाया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। जी हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है आपका। जी हाँ दोस्तों, छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा? बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग सभी क्वेश्चन पर समय जरूर दीजिएगा। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है कि छापाखाना को यूरोप में पहुंचाने वाला मार्को पोलो था। कहा जाता है कि छापाखाना जो यूरोप में पहुंचा था उसे कौन पहुंचाया था? मार्को पोलो था, जो अपनी यात्रा के क्रम में चीन पहुंचा था। लेकिन उनके पहले ही व्यापारियों द्वारा रेशम मार्ग से छापाखाना यूरोप में पहुंच चुका था। लेकिन उसके पहले ही व्यापारियों द्वारा क्या हुआ? रेशम मार्ग से छापाखाना यूरोप में पहुंच चुका था। वहां छापाखाना का उपयोग ताश और धार्मिक चित्र बनाने में करते थे। लेकिन मार्को पोलो ने छापाखाना के साथ ही लकड़ी के टाइप भी भेजे। जर्मनी में कागज का आविष्कार 1936 ईस्वी में हुआ। जर्मनी में कागज का आविष्कार कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में हुआ। ध्यान रखिएगा। इसके बाद तो छपाई का काम तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि छापाखाना की मशीन गुटेनबर्ग ने पहले ही बना ली थी। ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, मुझे भरोसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते, क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं, आप लोग पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इन सभी प्रश्नों पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। विश्व बाजार किसे कहते हैं? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए विश्व बाजार किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। जिस संस्थान पर या जिस बाजार में विश्व भर की सभी वस्तुएं आम लोगों की खरीदने के लिए उपलब्ध रहती हैं, उसे विश्व बाजार कहते हैं। देखिए दोस्तों, आम बात है कि जहाँ
जहां पर विश्व भर की दुनिया भर की सामान उपस्थित हो और उसे यानी कि लोगों को फायदा हो रहा है, यानी कि खरीदने के लिए उपलब्ध रहती है, उसे क्या कहते हैं? विश्व बाजार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, देखिए 8 नंबर आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सामान्य अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? दोस्तों आप लोग को भी पता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का कुछ उत्तर कुछ इस प्रकार है। असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन वह दूसरा आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन वह किस क्या आंदोलन था? तो दूसरा आंदोलन था, ध्यान रखिएगा, जो बड़े पैमाने पर देश भर में फैल गया। इस आंदोलन में महिलाओं, मजदूर वर्गों, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब अमीर सभी की सहभागिता थी। मध्य विद्यालय से कॉलेज तक के छात्रों का इस आंदोलन में सहयोग था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिकों, कृषकों को भी प्रभावित किया। श्रमिक यानी कि काम करने वाले को। आंदोलन का परिणाम था कि फिरंगी सरकार जो था, फिरंगी सरकार को कांग्रेस के साथ बराबर के आधार पर बात करने को मजबूर किया। यानी कि फिरंगी सरकार जो था कांग्रेस के साथ बराबर के आधार पर बात करने के लिए उसे मजबूर किया गया इस आंदोलन के माध्यम से। दूसरा परिणाम जो महत्वपूर्ण परिणाम था वह था कि ब्रिटिश सरकार ने 1935 को भारत शासन अधिनियम पारित करना पड़ा। 1935 में आप लोग को ही पता है, 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों आप लोग पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। जी हाँ, देखिए हिस्ट्री में आप लोग को समझना होता है, एक कहानी के टाइप का लिखा रहता है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार है। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन बैंक या गेस्ट पेपर उठा के देख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन बोर्ड 2022 के लिए। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार है। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? जी हाँ, देखिए प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के विरोध में लड़ रहा था, जिसमें उसकी करारी हार हुई। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन से विरोध में लड़ रहा था, जिसमें उसकी करारी हार हुई। ब्रिटेन ने उसके साम्राज्य उस्मानिया साम्राज्य का विघटन कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया, विघटन कर दिया। तुर्की बस तुर्की में ही सिमट कर रह गया। मुस्लिम जगत का यह नागगर लगा, क्योंकि तुर्की का खलीफा मुस्लिम विश्व का धर्म गुरु था। खलीफा मुस्लिम विश्व का क्या था? धर्म गुरु था। उसी के पक्ष में खिलाफत आंदोलन हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार है। रासायनिक हथियारों तथा एजेंट ऑरेंज का वर्णन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये लघुत्तरी को प्रश्न है, अति लघु हम सब मिला के, यानी कि 2 से 3 अंक तक स्तरीय प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, लघुत्तरी प्रश्न एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जी हाँ, तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं, इसीलिए सभी प्रश्नों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार है। रासायनिक हथियारों तथा एजेंट ऑरेंज का वर्णन कीजिए, यानी कि बताइए आप विस्तार से। रासायनिक हथियारों में नापाम अधिक प्रसिद्ध था। नापाम अधिक प्रसिद्ध था। रासायनिक हथियारों में नापाम अधिक प्रसिद्ध था। यह एक ऐसा रासायनिक मिश्रण था, यानी कि मिला हुआ था, जो अगिन बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा तत्व तैयार करता था। किसके साथ? अगिन बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा तत्व तैयार करता था जो नागरिकों की त्वचा से चिपक जाता था। नागरिकों यानी कि मानव के त्वचा से चिपक जाता था और काफी जलन उत्पन्न करता था। अमेरिका ने इसका वियतनाम में व्यापक उपयोग किया, यानी कि अमेरिका जो था वियतनाम पर उपयोग किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर कुछ इस प्रकार है। एजेंट ऑरेंज भी खतरनाक जहरों से तैयार था। यह वृक्षों की पत्तियों को झुलसा देता था और वृक्ष भी सूखते सूखते मर जाते थे। यानी कि एजेंट ऑरेंज जिस भी पेड़ पर लगे तो क्या हो जाता था? झुलसा देते थे और वृक्ष भी सूखते सूखते मर जाता, यानी कि खत्म हो जाता था। इसका जंगलों को नष्ट करने के साथ खेतों में लगी फसलों को भी समाप्त करने में उपयोग होता था। आबादी पर भी इसका उपयोग हुआ, जिससे अगली पीढ़ी बीमार पैदा होने लगे। स्पष्ट है कि इन सभी दोनों उपयोग अमेरिका द्वारा 1964 में वियतनाम के विरोध हुआ, यानी कि अमेरिका ने कब उपयोग किया? 1964 में वियतनाम के विरोध हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार था, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार था। आप लोग इतना लिख दीजिएगा, 3 मार्क आसानी से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। हुआ आंदोलन की चर्चा करें। जी हाँ दोस्तों, हुआ आंदोलन की चर्चा करें, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। हुआ आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसे बौद्ध धर्म
बौद्ध धर्मावलंबियों ने चला रखा था। किसने चला रखा था? धर्मावलंबियों ने चला रखा था। यह आंदोलन 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। वो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसका नेता हुएन फूसो था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते, क्वेश्चन नंबर 12 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। हिंद चीन का क्या अर्थ है? तो कुछ समय तक वियतनाम और लाओस पर चीनी अधिकार था। क्या था? कुछ समय तक वियतनाम और लाओस पर क्या था? चीनी अधिकार था। और कंबोडिया भारतीय या हिंदुस्तानी भी बोल सकते हैं प्रभाव था। इसी कारण इन तीनों द्वीपों को सम्मिलित रूप से हिंद चीन कहा जाता है। यानी कि वियतनाम और लाओस और भारतीय पर चीनी अधिकार था, इसी कारण इन तीनों द्वीपों को क्या कहा जाता है? हिंद चीन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते, क्वेश्चन नंबर 13 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जर्मनी के एकीकरण की बढ़ाई क्या थी? जी हाँ, तो इसका कुछ उत्तर इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन जो दिख रहा है उसे भी ऑल पर दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जी हाँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है इसीलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार है। जर्मनी के एकीकरण की बढ़ाई क्या थी? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। जर्मनी के एकीकरण की अनेक बढ़ाई थी। वो लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बांटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी सोच थी। धार्मिक और जातीय रूप से भी वो एक नहीं थे। यही जर्मनी के एकीकरण की बढ़ाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते, क्वेश्चन नंबर 14 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पूंजीवाद क्या है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन के सभी साधनों का पूंजीपातियों पर अधिकार रहता है। किस पर अधिकार रहता है? पूंजीपातियों पर अधिकार रहता है। वही कारखाने लगाते हैं और उत्पादन करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीपाती लाभान्वित होते हैं, यानी कि फायदा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन कीजिए। जी हाँ, तो देखिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, आपको लिखना है। देखिए रूसी क्रांति के प्रमुख दो कारण हैं। जैसे दोस्तों लिखा हुआ है आपको वैसे ही लिखना है। रूसी क्रांति के प्रमुख दो कारण थे, जार की निरंकुशता तथा मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो आपको पहला करके ऐसे पॉइंट देके ऐसे लिखना है। जार की निरंकुशता, 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना बदल चुकी थी। राजाओं की शक्ति कम कर दी गई थी, परंतु रूस का जार अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहा था और राजा की दैवी अधिकार पर विश्वास करता था। वह अपनी शक्ति कम करने को तैयार नहीं था। यानी कि एक राजा था, वो तो क्या था, अपनी शक्ति को कम करने का तैयार नहीं था, कम होने के। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर कुछ इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, मजदूरों की दयनीय स्थिति क्या था? तो आपको लिखना है कि रूसी क्रांति के पूर्व वहां के मजदूरों को अधिक समय तक काम करने के बावजूद उन्हें मजदूरी कम मिलती थी। यानी कि रूसी क्रांति के पूर्व यानी कि मजदूरों की अधिक समय तक, यानी कि मजदूर अधिक समय तक भी काम करता था, उन्हें क्या मिलता था? मजदूरी बहुत ही कम मिलता था। मजदूरी इतनी कम मिलती थी कि उससे वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते थे। मालिकों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, मालिक जो उसे गाली भी बकते थे, बहुत ऐसा गंदा गंदा गाली रहता है, यानी कि दुर्व्यवहार भी किया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, खूनी रविवार बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस प्रकार है। 1905 खूनी रविवार क्या है? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। 1905 में जापान जैसे छोटी एशियाई देश में जब रूस हार गया तो वहाँ क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोग रोटी दो के नारे के साथ राजमहल की ओर प्रदर्शन करते बढ़ने लगे। सेना ने इन निहत्तों पर निहत्ते यानी कि कुछ भी नहीं लिए थे, गोलियां चलानी शुरू कर दी। बहुत लोग यानी कि बहुत ऐसे लोग जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी थे मारे गए। वह रविवार का दिन था। यह कौन दिन था? वह रविवार का दिन था। तब से उस तिथि को खूनी रविवार कहलाने लगा, इसीलिए खूनी रविवार का नाम पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, अब अगर आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे से पकड़ बना लेते हैं तो मुझे भरोसा है कि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर सामाजिक विज्ञान का और विषय का नहीं देखे हैं, जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल और आपदा प्रबंधन का नहीं देखे हैं, तो आप लोग
प्ले लिस्ट में जाइए, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन जो दिख रहा है उसे भी ऑल पर